ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक अलग होते हैं पर किसी से कम नहीं। ऑटिज़म ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति की कम्युनिकेटिव स्किल, सामाजिक दायरा, उसके एक्सप्रेशंस, बिहेवियर, इसमें कुछ असामान्यता दिखती है। पर यह डिजीज़ नहीं, डिसऑर्डर है। डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है और डिसऑर्डर को मैनेज किया जाता है, डिसऑर्डर का मैनेजमेंट होता है। विश्व में ऑटिस्टिक बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में अधिकांश मामलों का पता ही नहीं चल पाता, इसलिए इसका निदान नहीं हो पाता। ऑटिज़म को ख़त्म या रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको मैनेज करके एक ऑटिस्टिक के जीवन में सुधार लाया जा सकता है, उसे क्वालिटी लाइफ दी जा सकती है। आज इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सावनी गुप्ता जी हैं। हेलो सावनी। हेलो मैम। सावनी, आप ये बताइए कि देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति अलग होती है और सबके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, तो ये कैसे पहचानते हैं कि पर्टिकुलर चाइल्ड और अ पर्सन इज़ ऑटिस्टिक? ओके, सो जैसा कि आपने अभी बताया कि ऑटिज़म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। हर बच्चे का नेचर एंड नर्चर, जैसे आपने बोला, प्रवृत्ति और प्रकृति अलग होती है। उसके कुछ दायरे होते हैं जिसको आम भाषा में हम डायग्नोस्टिक सिम्टम या क्राइटेरिया बोलते हैं। वो बच्चों के अंदर पैदा होने के बाद कुछ महीनों के अंदर ही वो सिम्टम दिखने लगते हैं। उन सिम्टम को पहचानना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा जब 12 महीने का हुआ है तो उस समय तक वो पॉइंटिंग नहीं कर पा रहा, अपनी जो बातें हैं उसको बयान नहीं कर पा रहा, या सोशल स्माइल जिसको हम बोलते हैं, अपने जानने पहचानने वालों को देख के समझना या मुस्कुराना, जब इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो ये पहले फीचर्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि वो ऑटिज़म के दायरे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से ये लाइन खिंचती है कि बच्चा आपके नॉर्मल रेंज में आ रहा है या फिर किसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में की ओर बढ़ रहा है। ओके, ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। हाँ। लेकिन रिलायबल डायग्नोस किस एज में होता है कि छोटे बच्चे का आसानी से, मतलब हम प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं कि थोड़े एडोलेसेंस एज या फिर और बड़े होने पर? देखिए, जो रिलायबल एज है वो अगर आप बेसलाइन के हिसाब से देखेंगे 18 महीने तक बच्चे का कर सकते हैं। 12 महीने से 18 महीने तक बहुत आराम से बच्चा डायग्नोस हो सकता है अगर ऑटिज़म का शिकार हो रहा है तो। लेकिन फिर भी, क्योंकि आजकल और भी कॉमन सिम्टम्स बच्चों में पाए जाते हैं स्क्रीन वगैरह की वजह से, या और जो सिमिलर इश्यूज होते हैं जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो 2 से 3 साल तक वेट करते हैं। उसके पहले वो सिर्फ बच्चे का स्क्रीनिंग करते हैं, पर प्रॉपर डायग्नोसिस वो बच्चे का 3 साल तक करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी बच्चे के अंदर हम सिम्टम्स को नोटिस करेंगे और उस पर थेरेपी करना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे में बेटर इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, सो इज देयर एनी मेडिकल टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट टू डायग्नोस ऑटिज्म? नो मैम, मेडिकल टेस्ट एंड जेनेटिक टेस्ट ऑटिज्म के लिए नहीं होते हैं। ऑटिज्म में स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जो फोरम्स हैं, जैसे कि ICD DSM, जो कि WHO या अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के वाया आते हैं। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स यूज़ वेरियस स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक टूल्स, उसके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट कोई जेनेटिक टेस्टिंग ऑटिज्म की एज सच अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हुई है। सो देयर आर डिफरेंट टूल्स टू डिटेक्ट ऑटिज्म। अच्छा सावनी, देखिए, वयस्कों में कुछ मानसिक विकारों के लक्षण ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे एंजाइटी है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया और ऑटिज्म में कैसे अंतर पहचानेंगे? ओके, सो देखिए, ऑटिज्म के बहुत बेसिक कोर फीचर्स होते हैं
जब बच्चे, जैसे मैंने बताया अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइंस, सो बच्चा जब 3 साल तक का होने वाला है, सो उसके अंदर आई कांटेक्ट नहीं आएगा, वो अपने नाम को, अगर आप उसका नाम पुकारेंगे तो वो सुनेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं आएगा। सेंसरी इश्यूज ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत एक्सेसिव होते हैं, या तो वो हाइपर सेंसिटिव होंगे या हाइपो। मान लीजिए लाइट, शोर, भीड़, इस तरीके के माहौल में वो बच्चे जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको एक स्पेसिफिक टेम्परामेंट चाहिए होता है, उनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का जो शेड्यूल है उसमें अगर गड़बड़ होगा तो वो बच्चों को दिक्कत होगी। ये ऑटिज़म के कोर फीचर्स हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी से कंपेयर करते हैं तो उसमें ये इश्यूज नहीं आएंगे कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या फिर उसको किसी शेड्यूल से दिक्कत हो रही है। उसमें बच्चे को बेसिक दिक्कत आती है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, रीडिंग करने में दिक्कत होगी, अल्फ़ाबेट्स को सुनने समझने में दिक्कत होगी। पर जो हमारी आम भाषा में जो कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे से आप जो कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके की किसी चीज़ में उनको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर डिसलेक्सिया थोड़ा एक्सेसिव है या इश्यूज लर्निंग डिसेबिलिटी के थोड़े ज़्यादा हैं तो फाइन मोटर दिक्कत आ सकती है। एज आई सेड, राइटिंग वगैरह में राइटिंग डर्टी होगी, या छोटी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बटनिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत फाइन मोटर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑटिज़म का क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन लर्निंग डिसेबिलिटी से यही होता है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है इन ऑटिज़म, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी में कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं होगा। जो भी होगा वो एकेडमिक डिले से ज़्यादा फोकस करेगा। ओके, तो एक ऑटिस्टिक बच्चे का आईक्यू लेवल क्या समान बच्चे के बराबर होता है या उससे कम ज़्यादा? ये हर बच्चे का वेरी कर सकता है। ऑटिज़म में कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का आईक्यू लेवल नॉर्मल ही हो या ज़्यादा हो या कम ही हो, जस्ट बिकॉज वो बच्चा डिसऑर्डर के अंडर आ रहा है। हर बच्चे का आईक्यू वेरी कर सकता है इसमें। एंड लेकिन उसका आपके ट्रीटमेंट से और थेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे का आईक्यू नॉर्मल में आ रहा है या नॉर्मल से अबव है, ऑटिज़म में बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर होता है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 में से 3 या 4 ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो उनके अंदर कुछ बहुत स्पेशल टैलेंट होगा, राइट? सो उसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, दे आर जस्ट जीनियस और टैलेंटेड। सो आईक्यू बहुत वेरी कर सकता है बच्चों में। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल, और टेक्नोक्रेट्स बिल गेट्स हैं, है ना? तो बिल गेट्स भी ऑटिस्टिक हैं? बिल गेट्स एक्चुअली देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन, बिल गेट्स, ये सब जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, बिल गेट्स फॉल अंडर ऑटिज्म कैटेगरी, बट ये मोर ऑफ एस्पर्जर्स होते हैं। ऑटिज्म और एस्पर्जर्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एस्पर्जर्स को बोला ही जाता है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, उनका आईक्यू डेफिनेटली हायर है। सो ये बेसिक एक डिफरेंस होता है। एंड इनफैक्ट अगर हम साइकोलॉजी ही की फील्ड में समझें तो एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट है कार्ल यूंग। उन्होंने काफ़ी थेरेपीज बनाई हैं फ्रॉइड के बाद। सो इवन ही वो भी एस्पर्जर्स के कैटेगरी में आते थे। सो ऐसे इनफैक्ट बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑटिज्म एंड एस्पर्जर्स के रेंज में आते हैं, एंड उनका आईक्यू इज ब्रिलियंट एंड दे आर डूइंग वंडरफुली इन द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, टेल मी, डू ऑटिस्टिक पीपल हैव द एबिलिटी, हैव द स्किल ऑफ माइंड रीडिंग आल्सो? नो मैम, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो ऑटिज्म के कैटेगरी में कोई आ रहा है तो वो माइंड रीडिंग कर सकते हैं। ये जो मिथ आया है ये इसलिए आया है क्योंकि जो ऑटिज्म की रेंज में आते हैं, जो स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, एज आई मेंशन, वो बहुत एक्सेसिव सेंसरी वो क्रिटिकल होते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत होते हैं। सो आपका एक माइन्यूट सा टोन या बॉडी लैंग्वेज या आपके उनसे डील करने का तरीका वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, राइट? जस्ट बिकॉज वो आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे या आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी किसी चीज़ को समझ नहीं रहे। इस वजह से ये मिथ आया है कि वो नॉर्मल टेंडेंसी से ज़्यादा चीज़ें समझते हैं या जानते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि वो माइंड रीड कर सकते हैं। दे कैन फील एंड अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर्स।
दे कैन फील एंड अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ अदर्स एब्सोल्युटली, एंड शायद वो हमारे नॉर्मल रेंज से कई ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करते और समझते हैं। लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है, वो रेसिप्रोकल कि कम्युनिकेशन, वो अपना पेन भी नहीं बता पाते हैं किसी को। पेन बताते हैं बट उनके पेन बताने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सो बहुत बेसलाइन जो उनका सिम्टम आता है वो उसको अग्रेशन के थ्रू शो करते हैं, या फिर अपने आप को एकदम सोशली आइसोलेट कर लेंगे, तो उनका तरीका ऑफ एक्सप्रेशन भी अलग होगा, वो वर्बल नहीं होगा। उस चीज़ में वो शब्दों का प्रयोग शायद बहुत कम करें, बट बिहेवियरली हर चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या इतने एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जो ऑटिज्म के जो केयर गिवर्स होते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे आपने कोई केयर टेकर रखा हो, अगर आपका बच्चा जब तक छोटा है तब तक तो पेरेंट्स मैनेज कर लेते हैं, बट एक एज के बाद ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज वो कोई डिसऑर्डर के अंडर आ रहे हैं तो फिजिकली दे विल बी वेरी वीक। फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, मान लीजिए कोई और इम्पेयरमेंट है, लेकिन अगर बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं तो नॉर्मली केयर गिवर्स को बहुत पहले से वो ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको आप कैसे कंट्रोल करो, कैसे काम डाउन करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स हमेशा कोई फिजिकल एक्शन को रोकने के लिए ही अपने आप को ट्रेन करें। ऑटिस्टिक बच्चों को समझने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर वो एंगर या अग्रेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं। सबसे पहला ये होता है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा अपना अग्रेशन शो कर रहा है तो उसका कोई ना कोई एक ट्रिगर ज़रूर होगा। सो जो भी केयर टेकर है, सबसे पहले उनको बच्चे का ट्रिगर समझना है कि बच्चे के लिए इन्वायरमेंट में कुछ अनकंफर्टेबल है, या किसी ने उनसे कुछ ऐसे कम्युनिकेट किया जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगा। सो उनके ट्रिगर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं। माँ बाप जो है एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि अग्रेशन शो करने से पहले बच्चे का बिहेवियर कैसा था और क्यों था, एंड फिर उसने कब गुस्सा किया, एंड गुस्सा का रीजन क्या था, एंड आफ्टर अग्रेशन उसका बिहेवियर कैसा था। राइट? मान लीजिए उसका कोई शेड्यूल चेंज हुआ है, या उनको कोई उनका फेवरेट टॉय है वो घर पे रह गया है, इट कैन बी एनीथिंग। एंड उनको शांत करने के लिए आप उनके ट्रिगर को समझो, अपने आप को आपको बहुत काम स्टेट में रखना पड़ेगा, उनसे बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आप लगातार बच्चे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो कि इधर आओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, एंड उसको समझा रहे हो। यू कैन नॉट डू दैट विद अ किड जो ऑटिज्म के अंडर आ रहा है। आपको बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में बच्चे को शांत करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सो एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन। आप बच्चे का सिमिलर एनवायरनमेंट के फोटोग्राफ्स यूज कर सकते हो। मान लीजिए उसके बेडरूम की फोटो, आप वो फोटो उसको दिखा सकते हो, एंड देन आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि अपने आप को इमेजिन करो आप उस सेफ स्पेस में हो, टू काम डाउन, और फिर अपने बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। बहुत माइल्ड टेक्निक्स होती हैं टू मैनेज अग्रेशन। A picture is equivalent to 1000 words. Absolutely. ये ऑटिज्म के केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मेन कॉज क्या है? देखिए, ऑटिज्म का एक्चुअल कोई कॉज अभी बहुत अननोन है। छोटे छोटे बहुत सारे कॉजेज हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, मैकेनिकल बायोमार्कर्स हो सकते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है, ब्रेन डिफॉर्मेशन का कोई भी एज यू नो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो न्यूरो डेवलपमेंटल इशू की वजह से ये होता है। बट आज के टाइम पे इन पास्ट 10 years इफ़ यू सी, तो हर 500 बच्चे में एक बच्चा आपको मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डाटा, एग्जैक्टली। एग्जैक्ट डाटा कितना है? एग्जैक्ट डेटा का नंबर आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली, बट मैं रेशियो बता सकती हूँ। इंडिया में WHO के अकॉर्डिंग हर 500 बच्चों में एक बच्चा आपको क्लियर कट ऑटिज्म कैटेगरी में मिल जाएगा। इफ़ यू आर अवेयर,
सो जैसे कि आपने पूछा कि बढ़ क्यों रहा है, ऑटिज्म के फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसका कोर रीज़न जो और देखने में आया है वो है बच्चे जो पैदा होते ही, बच्चों को 6 महीने 7 महीने की जब बच्चों में समझ आती है तो उनको स्क्रीन दे दिया जाता है। आप फ़ोन पे रहते हो, मोबाइल पे रहते हो, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, तो बच्चे वो कम्युनिकेशन सीखते ही नहीं है। बच्चे सिर्फ उतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं जो उनको फ़ोन से मिल रही है, बट वो लाइफ प्रैक्टिकलिटी में आना, पेरेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट होना या कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें लैकिंग है। इसी वजह से एक नया डिसऑर्डर जो आजकल आ रहा है, हालांकि अभी ये फुल फ्लेजेड डायग्नोसिस के अंडर नहीं आया है, जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। सो ये बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स को, जब आपके बेबी होता है, आपको डे 1 से इस चीज़ को प्लान आउट करना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें कैसा रिस्पॉन्स, कैसा रिएक्शन, कैसा एक्शन देना है। हमारी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव्ड मैनर में होनी चाहिए, बट इनमें बहुत लूप होल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कॉमन सिम्टम बनता जा रहा है। कोविड का असर ऑटिज्म पे हुआ है डेफिनेटली। ओके, तो इसके रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, स्पेशली अगर जेनेटिक रीज़न हो? जी, देखिए, अगर जेनेटिक रीजन है तो उसका फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री है मैम, तो उसका कोई बहुत कंट्रोल नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली जेनेटिक। बट आप उसका टेंडेंसी कम कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट बच्चे के लिए ऐसा क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए जैसे ही मदर बेबी को कंसीव करती है उसी मोमेंट से आपको मैनेज करना चाहिए कि मदर का जो बेसिक डाइट है, जो उनके वैक्सीनेशंस हैं, उनके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मदर्स जो भी उनका डाइट में आता है, मान लीजिए स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इसको हम मेडिकल भाषा में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल बोलते हैं। जैसे ही आपने बच्चे को कंसीव किया, वहां से लेके आपका इन्वायरमेंट, बच्चे को इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपको बच्चे के सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आपको कोई इशू लगता है तो इंस्टेंटली आप अपने पेडिट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। एंड बच्चे के जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर अटेंशन, केयर, उनके साथ कम्युनिकेट करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, स्क्रीन टाइम कम रखना, बच्चे का लाइफस्टाइल कि वो फिजिकली एक्टिव रहे, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली आज के टाइम पे जब मोस्टली पेरेंट्स जो हैं दोनों वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का रोल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जॉइंट फैमिली वाली चीज़ भी नहीं रहती कि चलो पेरेंट्स वर्किंग है तो दादी बाबा देख लेंगे। सो इस वजह से इन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना डे 1 से, द मोमेंट यू कंसीव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वैक्सीनेशन का असर पड़ता है इस पे? वैक्सीनेशन का, अगर कोई वैक्सीनेशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, राइट, मान लीजिए मदर ने कंसीव किया, उनके कोई भी मेडिकेशंस हैं या वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एनी फिजिकल हेल्थ कंडीशन, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई या थायराइड हो गया जेस्टेशनल, अगर ऐसा कोई भी इशू हुआ है तो उसकी वजह से बच्चे में फीचर्स आ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो बच्चा जब आपके पेट में है उसी मोमेंट से उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। सो न्यूरो का मतलब ही वही हुआ, द मोमेंट द चाइल्ड इज देयर इन योर यूट्रस, आप वहीं से आपका बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट होता है। सो कोई भी चीज़, आपका इन्वायरमेंट, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, इवन स्ट्रेस, आपका इन्वायरमेंट, हर चीज़ बहुत मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर कुछ भी उसमें डिस्टर्बिंग होगा, ओवर द टॉप, इवन लेट मैरिजेस आर आल्सो, इवन लेट मैरिजेस, लेट एज ऑफ कंसेप्शन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, वैक्सीनेशन हो गया, कोविड का मैंने आपसे पूछ लिया, और क्या इसका कोई क्योर है ऑटिज्म का? हमारी जो मुख्य चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, किसी में भी कोई दवा है? मैम, दवा है लेकिन क्योर के लिए नहीं है। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है
काफ़ी लोग प्रैक्टिस भी इस बात से कर रहे हैं कि आप ये दवा दीजिए और आपका बच्चे का ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, बस थेरेपीज हैं। बस थेरेपीज हैं। यस, आप दूसरी मोड ऑफ मोडालिटीज जो हैं मेडिसिन की, आप वो यूज करके आप मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए अग्रेशन है, या बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं, या बच्चे को कोई फिजिकल एलिमेंट है, इन चीजों को आप मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। वेदर आप आयुर्वेदिक में जाइए, आयुर्वेदिक हैज डन वंडरफुली, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक में अग्रेशन एंड हाइपर एक्टिविटी के लिए मेडिसिन हैं। बाकी और भी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम न्यूरो फीडबैक बोलते हैं। और नया एक और टेक्निक आई है स्टेम सेल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। सो ये कुछ नई मेथड्स इजाद हो रहे हैं। हालांकि उसमें भी कोई 100% क्योर नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी में भी 70 to 80% इम्प्रूव हो सकता है बच्चा, सिम्टम्स बहुत माइल्ड डाउन हो सकते हैं, बट 100% क्योर की गारंटी ऑटिज्म में नहीं है। MCI अप्रूव नहीं है अभी स्टेम सेल अभी नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन हॉस्पिटल्स इंडिया में स्पेशली काफ़ी ऐसे 5 या 6 हॉस्पिटल्स हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। बट एज आई मेंशन कि अभी उसको प्योर मेन स्ट्रीम में लाया नहीं गया है। सो ऑटिज्म का मेन अगर कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो एंड वंडरफुली मैनेज कर सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत मेडिसिन से है, बट मेजॉरिटी जो आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए वो थेरेपी होना चाहिए। थेरेपी होना चाहिए, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, या फिर ऑटिज्म से स्पेसिफिक रिलेटेड जो थेरेपी होती हैं उसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ सेंटर में ये सारी थेरेपीज प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल। अच्छा, घर पर रहकर कौन सी थेरेपीज दी जा सकती हैं बच्चों को? मैम, घर पे रह के कोई थेरेपी एज सच नहीं दी जा सकती। पेरेंट्स को हम जो थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेन करते हैं। मान लीजिए बच्चे को बिहेवियर थेरेपी या ABA टेक्निक्स हम अगर सिखा रहे हैं, सो पेरेंट्स को बच्चे के साथ कैसे डील करना है, रीइंफोर्समेंट्स है या पनिशमेंट्स है, या जो भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे मैंने एक टेक्निक बताया, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन, वो हमें बच्चे के लाइफस्टाइल में कैसे धीरे धीरे डालना है, बच्चे को सोशल स्टोरीज हमें कैसे सिखानी है, ये ट्रेनिंग आप पेरेंट को दे सकते हो। बट ऐसा कोई थेरेपी स्पेसिफिक नहीं होता है कि वो पेरेंट महीने भर में सीख ले एंड वो ये करने लगे। हालांकि बीइंग इन दिस फील्ड ऐसे बहुत से लोग ने ये किया है कि शॉर्ट कोर्सेज कर लिए हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, एंड उन्होंने अपने घर में वो अप्लाई करना शुरू किया। बट वो लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल नहीं होता है, बिकॉज प्रोफेशनली बहुत सी ऐसी माइनर चीज़ें होती हैं। जब ऑटिज्म की हम बात करते हैं तो प्रोफेशनली बहुत से ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं विच शुड कीप चेंजिंग। आप एक टेक्निक बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग नहीं अप्लाई कर सकते हो। सो विथ टाइम इट कीप्स चेंजिंग, एंड जैसे जैसे वो चेंज होता है उसमें आपको अपने थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट येस, नो डाउट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर की कुछ टेक्निक्स आप डेफिनेटली बेस लाइन सीख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। बिल्कुल। अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती होंगी, तो व्हाट चैलेंजेस दे फेस? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो एक्सेप्टेंस का ही आता है। किसी माँ बाप को आप ये बताइए कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, रेंज में नहीं आ रहा है, उनको ऑटिज्म है, ये अपने आप में ही वो इनफ टाइम लेते हैं इस चीज़ को समझने में, कोप करने में। सेकंड चैलेंज इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ जो पेरेंट्स फेस करते हैं, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि थेरेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कितनी लागत आती होगी इसमें? ईयरली अगर हम बहुत नॉमिनल आपको बताएंगे, मिनिमम एकदम अगर हम बेसिक थेरेपीज को भी कंसिडर करके बताएंगे तो भी 3.5 लाख से 4 लाख पर एनम खर्चा आ जाता है। तो मंथली आप उसको 25 to 30,000 मान के चलिए। ये मैं सिर्फ थेरेपी का बता रही हूँ। बाकी जो बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मेडिकेशन चल रही है, स्कूलिंग चलती है, वो सेपरेट है। ओके, टू मच फॉर सम। तो क्या सोसाइटी और गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए एक ऑटिज्म के लिए? देखिए, सोसाइटी का रोल तो सिर्फ जो
इनफैक्ट अब उस पर काम भी अच्छा हो रहा अब जैसे आपने बताया कि 3.5 लाख पर एनम, जी। तो क्या कोई गवर्नमेंट से एड मिलनी चाहिए? मैम गवर्नमेंट से एड मिलनी चाहिए एंड गवर्नमेंट से एड मिलती भी है। नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर करके एक है फॉर ऑटिज्म एंड डिसेबल्ड पीपल, एंड इस उसके अंडर में बहुत से ऐसे कैटेगरीज आती हैं, जैसे एक निरम्या करके है, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। घरौंदा है जो रेजिडेंशियल केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर हैंडीकैप और डिसेबल्ड और ऑटिस्टिक पीपल एंड सेरिब्रल पैल्सी। इस एंड विकास करके गवर्नमेंट एक फोरम चलाती है जिसमें आप डे केयर में ऑटिज्म के बच्चों को आप या फिर अडल्ट को आप रहने को बोल सकते हैं। बट इशू बस यहाँ पे ये आता है, जैसे निरम्या का जो मैंने बताया कि वो जो प्रोविजंस देती है वो आपको देती है, मान लीजिए आपको कोई टेक्निक करानी है या सर्जरी करानी है या कोई एलिमेंट है या हॉस्पिटलाइजेशन है, उसका प्रोविजन तो देती है। बट जब हम रोजमर्रा की थेरेपी की बात करते हैं जिसका मेजर जो खर्चा होता है वो अभी तक गवर्नमेंट उसको कवर नहीं करती है। सो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प आती है वो ट्रांसपोर्टेशन में आती है, इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो केयर गिवर का भी खर्चा गवर्नमेंट देख लेती है। लेकिन ये 3 कैटेगरीज आपको सिर्फ तब मिलेंगी जब आप किसी गवर्नमेंट सेटअप हॉस्पिटल से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लोगे तब। इफ़ यू हैव दैट सर्टिफिकेट तब आप इन सारे स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने बताया वो यही है कि थेरेपी अभी भी कंसिडर नहीं की जाती है। सो पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो लो प्रोफाइल रेंज में आ जाते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि डेली की जो मेजर जो क्रक्स ऑफ थेरेपी है वो कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो पेरेंट्स के ऊपर ही वो बर्डन आता है। क्या कोई एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, एजुकेशनल बेस्ड थेरेपीज वगैरह फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर यहाँ सेंटर में प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि जैसे कुछ डेवलपमेंट स्किल? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने जितनी आपको स्कीम्स बताई हैं उसी में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, राइट। जो भी गवर्नमेंट सेटअप जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होंगे उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें चेतना स्कूल है इन लखनऊ, राइट। तो वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को एंड उनसे फंडिंग आती है। सो उसमें जो बच्चे ट्रेनेबल एंड एजुकेबल हैं उसको उन कैटेगरी में रख के उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया या पोइट्री है, पेंटिंग है, अगर वो बच्चा स्किल्ड है तो उनको वो ट्रेनिंग दे के वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इफ इट ऑल वो IQ में दे आर गुड तो और बेटर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कंप्यूटर, डेटाबेस, बहुत बेसलाइन उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। ओके। एंड प्राइवेट फॉर्म्स में भी ऐसे बहुत से आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मिलेंगे जो कि सोशल स्किल ट्रेनिंग या फिर थेरेप्यूटिकली बच्चों को काफ़ी अच्छा स्किल सिखा रहे हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन लखनऊ बट आप लखनऊ से बाहर भी जाएंगे तो ऐसे बहुत से सेटअप्स हैं जहाँ पे अगर बच्चे ऑटिज्म के अंडर आ रहे हैं तो उनको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्ट में दिया जा रहा है। अगर उनकी कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो उनको मैथ्स के टूवर्ड्स बढ़ाया जा रहा है। सो ऐसे बहुत से प्राइवेट सेटअप्स भी हैं जो बच्चों के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पे लिंक करके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पर है? मेरा सेंटर अलीगंज कपूरथला में है इन लखनऊ, नॉवेल्टी सिनेमा के पास, एंड द सेंटर नेम इज फेदर्स सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ। सो ऑटिस्टिक हैं तो क्या हुआ, नोबडी इज 100% परफेक्ट, लेकिन ऊपर वाले ने हर किसी को किसी न किसी खूबी से नवाजा है, बस उसे पहचानना है और निखारना है। अपने भारत का ही एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अक्षय भटनागर जी का। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉइन गवर्नमेंट सर्विस। ऑटिज्म होने के बाद भी उनकी मदर प्रतिभा भटनागर, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, मेरा तो सैल्यूट उनको है ना। दिस प्रूव्स कि ऑटिस्टिक आर डिफरेंट, नॉट लेस। Absolutely. Thank you, Savni, for talking to us on this important subject. Thank you so much.